छात्रों, हम हमारा जो पाठ है वह शुरू करते हैं। पाठ का नाम अनोखे राष्ट्रपति और लेखिका महादेवी वर्मा। परिचय हमने देखा। उसके बाद जो पहला हिस्सा है उसमें हमने देखा कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। यहाँ पर ये जो पूरा परिच्छेद है ये उनका व्यक्तित्व है। यहाँ पर आप एक कृति पत्रिका बना सकते हैं। तो उनका व्यक्तित्व कैसा है यह हमने देखा। उसके बाद उनकी वेशभूषा वेशभूषा कैसी है यहाँ हमने देखा। यहाँ पर भी हम एक अलग कृति पत्रिका बना सकते हैं। तो उनका व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा यहाँ तक हमने देखा है। अब हम आगे देखते हैं। शुरू करते हैं। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वालों को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशेषता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता की गरिमा प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। तो इस परिच्छेद में जो नए शब्द है वह हम पहले लिखते हैं। तो पहला शब्द लिखिए मुखाकृति। मुखाकृति उसका अर्थ है चेहरा। चेहरा। अगला शब्द है आकृति। आकृति उसका अर्थ लिखिए रूप। रूप। अगला शब्द लिखिए गठन। गठन बनावट या रचना। बनावट या रचना। अगला शब्द है प्रतिभा। प्रतिभा ये किसी का नाम नहीं, तो यहाँ जो प्रतिभा मनुष्य के अंदर होती है उसके बारे में बताया गया है। तो प्रतिभा यानी उसका अर्थ लिखिए किसी कृति का निर्माण करने की शक्ति। किसी कृति का निर्माण करने की शक्ति जो हमारे अंदर होती है। निर्माण करने की शक्ति। अगला शब्द है संवेदना। संवेदना उसका अर्थ लिखिए अनुभूति या अनुभव।
या और एक अर्थ है अनुभूति या अनुभव या दूसरों के दुख से वेदना, दूसरों के दुख से वेदना। दूसरों के दुख से वेदना। अगला शब्द है गरिमा, गरिमा। उसका अर्थ है गौरव, गौरव या महत्व, महत्व। गौरव या महत्व। अगला शब्द है व्यापकता, व्यापकता। तो उसका अर्थ है फैलाव, फैलाव या विस्तार, विस्तार या गुणधर्म, फैलाव या विस्तार या गुणधर्म, फैलाव या विस्तार या गुणधर्म। ठीक है, अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। तो लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर राजेंद्र बाबू के बारे में और बताना चाहती है। पहले उनका व्यक्तित्व कैसा है ये बताया, उनकी वेशभूषा कैसी है वो बताया। अब लोग जब उन्हें देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं ये लेखिका बताना चाहती है। उनकी मुखाकृति देखकर लोगों को अनुभव होता है। जब लोग उनका चेहरा देखते हैं तो लोगों को कैसा लगता है कि मैंने इन्हें पहले कई बार देखा है, ऐसा लगता है। उन्हें देखते ही लोगों को ऐसा लगता है कि इसे या इस व्यक्तित्व को मैंने पहले कहीं देखा है। ऐसा अनुभव सबको आता है। और ऐसा अनुभव कब आता है? जिसे हम अपना मानते हैं, जो अच्छा होता है, जिसे हम पहले मिले होते हैं, तभी हमें ऐसा महसूस होता है कि इनको मैंने पहले कहीं देखा है या इन्हें मैं पहले कहीं मिला हूं, ऐसा लगता है। तो बहुत सोचने के बाद, उपरांत यानी बाद, बहुत सोचने के उपरांत उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनके अंदर गुण ही ऐसे हैं जो सामान्य लोगों को अपना सा बनाते हैं। और इसीलिए ये जो अनुभूति मुझे हुई उसका कारण मेरे समझ में आ सका कि ऐसा क्यों लगता है। उन्हें देखकर ऐसा क्यों लगा है कि इन्हें मैंने कहीं पहले देखा है या इन्हें मैं पहले कहीं मिला हूं। ऐसा लगता है इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो सामान्यता है या सामान्य लोगों के बीच रहकर उनकी मुसीबतें जानना, उनसे बातें करना, ये जो उनका स्वभाव है, इसी कारण ऐसा लगता है कि हम उन्हें पहले कहीं मिले हैं। तो लेखिका बताना चाहते हैं राजेंद्र बाबू की केवल मुखाकृति नहीं, केवल चेहरा ही नहीं, तो उनके शरीर के संपूर्ण गठन में क्या है, सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। केवल चेहरा ही नहीं, तो उनका जो पूर्ण शरीर है, उनके पूरे शरीर में क्या है, सामान्य भारतीय लोगों की तरह, सामान्य भारतीय जन, जो सामान्य लोग है, भारतीय लोग है, उनका जो रूप है या उनकी जो बनावट है, वो बनावट भी राजेंद्र बाबू का चेहरा नहीं, तो उनका पूरा शरीर, उनके पूरे शरीर की गठन जो है, जो बनावट है, वो कैसी लगती है, सामान्य भारतीय लोगों की तरह लगती है। अतः उन्हें देखने वालों को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति का स्मरण हो आता है। इसीलिए
उनके पूरे बनावट में, उनके शरीर में जो उनका बनावट है या जो गठन है या उनकी जो रचना है, उसमें सामान्य भारतीय जन की आकृति छिपी है। और इसीलिए उन्हें देखने वालों को ऐसा लगता है कि कोई न कोई आकृति या किसी न किसी व्यक्ति का स्मरण हो आता है। जब कोई भी आदमी राजेंद्र बाबू को देखते हैं तो उनके स्मरण में आ जाता है, किसी न किसी व्यक्ति का स्मरण लोगों को हो जाता है, या लोग इस बात का अनुभव करने लगते हैं कि ये कोई अपना सा है, इन्हें मैं पहले कहीं मिला हूँ, मैंने इन्हें कहीं देखा है। ऐसा अनुभव लोग करने लगते हैं। ऐसा ये अनुभव करने लगता कि इस प्रकार के व्यक्तित्व को पहले भी कहीं मैंने देखा है। इसीलिए लगता है कि इन्हें मैंने पहले कहीं देखा है, मैं इनसे पहले कहीं मिला हूं, क्योंकि उनकी जो गठन है, शरीर के जो गठन रचना है, वह सामान्य लोगों की तरह, भले ही वो बड़े आदमी थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन फिर भी उनका रहन सहन सामान्य भारतीय लोगों की तरह था। इसीलिए हर कोई देखने वाला ऐसा ही सोचता है कि मैं इन्हें पहले कहीं मिला हूं या मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। और बताना चाहते हैं, आकृति तथा वेशभूषा के समान ही, आकृति तो सामान्य लोगों की तरह थी, वेशभूषा भी सामान्य लोगों की तरह ही थी, और इसके साथ साथ आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में, देखो, उनका स्वभाव भी, उनका रहन सहन भी कैसा, सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक, कृषक यानी किसान, कृषक यानी किसान, जो भारतीय किसान है या जो सामान्य भारतीय है, ऐसे लोगों का ही वह प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा लगता है। उनका स्वभाव, उनका रहन सहन सामान्य भारतीय लोगों का या जो भारतीय किसान है उनका ही प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा लगता है। प्रतिभा और बुद्धि की विशेषता के साथ साथ उनके अंदर क्या है, एक प्रतिभा है। प्रतिभा यानी, मैंने आपको अर्थ बताया, प्रतिभा यानी किसी कृति का निर्माण करने की शक्ति, उनके अंदर ये शक्ति है, निर्माण कार्य करने की शक्ति है। तो ये प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें क्या मिली है, एक गंभीर संवेदना प्राप्त हुई है। उनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर तेज बुद्धि है, इसके साथ साथ उन्हें गंभीर संवेदना प्राप्त हुई है। दूसरों के दुखों को जानने की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई है। दूसरों का दुख का अनुभव करने की, अनुभूति करने की एक शक्ति उन्हें प्राप्त हुई है। और वही शक्ति क्या करती है, वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती है। और ये जो शक्ति उन्हें मिली है, ये जो प्रतिभा, ये जो बुद्धि उन्हें मिली है, वही बुद्धि, वही प्रतिभा, वही संवेदना उनकी सामान्यता को और ज्यादा महत्व और ज्यादा गौरव प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है। जो उनके अंदर व्यापकता है, या जो उनके गुणधर्म है, या जो विचार करने की उनकी शक्ति है, यही व्यापकता सामान्यता की शपथ है। परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। ये जो उनके अंदर व्यापकता है, ये उनकी सामान्यता है, और यही व्यापकता या यही संवेदना क्या करती है, संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। ये जो व्यापकता है, वह उनके अंदर जो संवेदना है, दूसरों के दुखों को जानने की जो उनकी कृति है या जो उनकी सोच है, इसे इसी के अंदर वह गहराई में स्थिति बनाए रखती है। व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। अब हम अगला परिच्छेद देखते हैं। पढ़ते हैं पहले परिच्छेद। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास होता है। जब मौजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब
जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते। जब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, जब तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। शब्द लिखिए, सहचर। सहचर, सहचर, हाँ, सेवक या साथ रहने वाला या सहयात्री। सेवक, सहयात्री या साथ रहने वाला। अगला शब्द है गवाक्ष। गवाक्ष, उसका अर्थ है झरोखा। झरोखा, झरोखा। अगला शब्द है, हाँ हाँ, गवाक्ष यानी झरोखा। झरोखा। अगला शब्द खद्दर। सूत। सूत, या हाँ बराबर, या रेशम का कपड़ा। सूत या रेशम का कपड़ा। अगला शब्द ताने बाने। ताने बाने। खराब या पुराना। खराब या पुराना। या रूप। या रूप। खराब या पुराना या रूप। अगला शब्द सज्जा। सज्जा यानी वेशभूषा। वेशभूषा। तो ताने बाने में बदलना ये मुहावरा भी है ना? मुहावरा नहीं हो सकता वो, इसीलिए मैंने वो नहीं दिया, केवल ताने बाने। ताने बाने लिखो केवल। सज्जा, उसका अर्थ लिखिए वेशभूषा। वेशभूषा। अगला शब्द है सहजना। सहजना। उसका अर्थ है संभालना। सहजना या उसका अर्थ है संभालना। अगला शब्द है परिधान। परिधान। वस्त्र, उसका अर्थ है वस्त्र। अगला शब्द है
प्रसाधित, प्रसाधित, अलंकृत, अलंकृत, अगला शब्द है कृतार्थता, 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 उसका अर्थ है संतुष्ट या धन्यता, संतुष्ट या धन्यता। अगला शब्द शिलान्यास, शिलान्यास, सर प्रसादित का अर्थ फिर एक बार बताएं। हाँ, अलंकृत, प्रसादित यानी अलंकृत। अगला शब्द लिखिए शिलान्यास, आरंभ बराबर, या शिलारोपण, शिलारोपण, आरंभ या शिलारोपण, या और एक अर्थ है आरंभ, शिलारोपण या नींव में पहला पत्थर रखना। नींव, हाँ, नींव में पहला पत्थर रखना। नींव यानी पाया जिसे हम कहते हैं, नींव में पहला पत्थर रखना। नींव यानी पाया, पाया भरनी जिसे हम कहते हैं मराठी में। नींव में पहला पत्थर, हाँ, पहला पत्थर रखना, पहला पत्थर रखना। और एक मुहावरा, ये भी मुहावरा नहीं है ना सर? कौन सा? अगला ये मुहावरा है ज्ञात, प्रसादित करना, नहीं नहीं, अलंकृत करना। हाँ नहीं, हाँ। अगला शब्द मुहावरा है अगला, ज्ञात होना, ज्ञात होना, मालूम होना। इसका वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। तो हमने देखा उनके बारे में, उनका रहन सहन, उनके वेशभूषा, उनका व्यक्तित्व, और लोगों को अपना सा क्यों लगते हैं, ये हमने देखा। अब यहाँ पर आगे बताना चाहती है लेखिका कि वे उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ साथ उनकी वेशभूषा कैसी है, अस्त व्यस्त। जिस प्रकार हम घर जाते हैं और जो हमारा बक्सा है किधर भी हम डालते हैं, रखते हैं, उसी प्रकार जिसे हम कहते हैं अस्त व्यस्त। तो उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ, उनकी वेशभूषा अस्त व्यस्त है, देखा हमने, धोती कैसा है, कोट कैसा है, ये हमने देखा। तो उनके निजी सचिव, जो उनके खासगी व्यक्तिगत सचिव है, या जो उनके सहचर है, उनके साथ रहने वाले सेवक है, सहयात्री है, जिनका नाम है चक्रधर, उनका भी स्मरण हो आता है, उनकी भी याद आ जाती है। तो कैसे याद आती है, आगे देखते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताया है, जब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती। अब हमें पता चलता है कि उनके जो मोजे हैं वो फटे हुए हैं, और जो उंगलियां है वो पांचों उंगलियां उनमें से बाहर आती है मोजों में से। ये हुई मोजों की हालत। अब जूते, जब जूते के तले, जो जूतों का तलवा होता है, जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते हैं। अगर पैर ऊपर उठाया जाए तो जूतों में से जो पैर का तलवा है वह दिखने लगता है, मतलब जूते भी फटे हुए ही होते हैं। जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता। क्या क्या? धोती, कुर्ता, कोट
आदि का जो खद्दर है, आदि का जो सूत है या रेशम का जो कपड़ा है, वह अपने मूल रूप कैसा होता है? फटा हुआ या किसी भी प्रकार का आकार न होना, खराब। जो मूल रूप होता है, पहले जो कपड़ा होता है, उसके बाद हम उसे सीते हैं, सीने के बाद वो अच्छा लगता है। तो धोती, कुर्ता, कोट आदि का जो खद्दर है, आदि का जो सूत है, जब वो अपने मूल रूप में बदल जाता है, जब वो खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को, जो उनके सेवक है चक्रधर, वो क्या करता है? इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते हैं। जब उनके धोती, कुर्ता और कोट पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो ये जो उनके सेवक है चक्रधर, यह उनकी पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने लिए वो संभाल लेते हैं। और उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया। जो पुराने वस्त्र है राजेंद्र बाबू के, वह वस्त्र चक्रधर पहनते थे और पहनकर अपने आप को धन्य मानते हैं। राजेंद्र बाबू के पुराने वस्त्र पहनकर अपने आप को वह कृतार्थ समझते हैं, धन्य समझते हैं। और इसीलिए लेखिका बताना चाहती है कि मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। ये विलोम शब्द है, दोनों गुरु शिष्य, स्वामी सेवक विलोम शब्द की जोड़ियां है। तो ऐसे गुरु शिष्य और स्वामी सेवक की जोड़ी मैंने अब तक नहीं देखी। तो लेखिका और बताना चाहती है उनके बारे में कि उनके निकट आने का मुझे अवसर मिला। कब मिला? 1937 में। राजेंद्र बाबू के निकट आने का अवसर लेखिका को, महादेवी वर्मा को 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय का जो भवन है, उसका शिलान्यास करने आए थे। आरंभ करने के लिए उनके हाथों महिला विद्यापीठ महाविद्यालय का जो शिलान्यास है उनके हाथों होने वाला था, और इसीलिए वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पहले वो प्रयाग आए थे, पहली बार प्रयाग आए थे। जब वो प्रयाग आए, महादेवी वर्मा के निकट आए, तब महादेवी वर्मा को उनके बारे में और ज्यादा जानकारी मिली। उनसे ज्ञात हुआ, उनसे मालूम हुआ, उनसे पता चला कि उनके संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार, संयुक्त स्वतंत्र नहीं, संयुक्त परिवार मिलजुल कर जो सभी एक साथ रहते हैं, ऐसा संयुक्त परिवार। तो उनके संयुक्त परिवार में कितनी पौत्रियां हैं? 15-16 पौत्रियां है। पौत्री यानी पोती। 15-16 उनकी पोतियां है, और जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। देखो, जो एक कांग्रेस के अध्यक्ष है, कांग्रेस के अध्यक्ष मतलब बहुत बड़ा पद है। आज कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी है, बहुत बड़ा पद है। लेकिन उस समय 1937 में राजेंद्र बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी उनसे यह पता चलता है कि जो उनके परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद वह अपनी पोतियों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पाते। मैं यानी लेखिका मैं यानी लेखिका यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। तो लेखिका भी सोचती है कि अगर मैं उन सभी उनकी पोतियों को अपने विद्यापीठ की परीक्षाओं को बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकती है, ऐसा उन्होंने सोचा। अब आगे देखते हैं। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम में बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। ससुराल में
उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। सम्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। शब्द लिखिए, संरक्षण, हिफाजत। संरक्षण यानी हिफाजत। अगला शब्द सहधर्मिणी। सहधर्मिणी, पत्नी। सहधर्मिणी, पत्नी। अगला शब्द साध्वी। तो निकट का अर्थ क्या है? नजदीक, पास। साध्वी उसका अर्थ है पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री या पवित्र आचरण वाली। पतिव्रता स्त्री या पवित्र आचरण वाली। पवित्र आचरण वाली या जैन भिक्षुणी। जैन भिक्षुणी, जैन लोगों में जो भिक्षुणी होती है उन्हें साध्वी कहा जाता है जैन समाज में। जैन भिक्षुणी। अगला शब्द क्षमामयी। क्षमामयी, क्षमा करने वाली। अगला शब्द ममतालु। स्नेह करने वाली। स्नेह करने वाली। अगला शब्द संभ्रांत। उसका अर्थ है प्रतिष्ठित या सम्मानित। प्रतिष्ठित या सम्मानित। अगला शब्द एकासन। एक ही आसन में। एक ही आसन में। अगला शब्द रीढ़। गर्दन से लेकर, उसका अर्थ लिखिए, गर्दन से लेकर नितंबों तक की अस्थि श्रृंखला। गर्दन से लेकर नितंबों तक की अस्थि श्रृंखला। गर्दन से लेकर नितंबों तक की अस्थि श्रृंखला, जिसे मराठी में पाठीचा कणा कहते हैं। पाठीचा कणा। गर्दन से लेकर कमर तक जो अस्थि श्रृंखला होती है उसे कहते हैं रीढ़। अगला शब्द सादगी।
सरलता या सादापन, सरलता या सादापन, सरलता या सादापन, व्यय, खर्च, खर्च, अगला शब्द सीमित, सीमित, सीमा में, सीमित यानी सीमा में। स्पष्टीकरण देखते हैं। जब हाँ पहली बार हमने देखा, पहले बड़ी जो उनकी पौत्रियां हैं वह बड़ी से लेकर छोटी तक सभी उनकी संरक्षण में आ जाती है, उनके पास पढ़ने के लिए आ जाती है, उनकी हिफाजत में आ जाती है। और जब सभी उनकी पोतियां मेरे पास आई तो उन्हें देखने, उन्हें मिलने कभी कभी उनकी दादी और उनके दादा भी प्रयाग आते थे। दादा यानी राजेंद्र बाबूजी और उनकी पत्नी दोनों प्रयाग आते थे। और जब वे दोनों आते थे तब राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट आने का मुझे अवसर मिला। मुझे उनकी पत्नियों को भी मिलने का अवसर मिला और जब मैं उन्हें मिली तब मुझे एहसास हुआ कि वो क्या है, कौन है। तो उनके बारे में बताती है, वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी मतलब पतिव्रता स्त्री, पवित्र आचरण करने वाली है, सरल स्वभाव की है, क्षमामयी है, सबको क्षमा करने वाली और सबके प्रति ममतालु, सबको स्नेह करने वाली और इस प्रकार असंख्य संबंधों की वह सूत्रधारिणी है। ऐसा लेखिका को पता चलता है जब वह उन्हें पहली बार मिलती है, मिलने का अवसर उन्हें मिला तब। तो ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। मतलब हमने देखा, मैंने पहले आपको बताया कि छोटी उम्र में ही उनकी शादी हुई थी। राजेंद्र बाबू की 12 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। इसी इसका मतलब यह है कि जो उनकी पत्नी है वह बालिका वधू के रूप में ही उनका अपने ससुराल में पदार्पण हुआ था। और जो उनका परिवार है, राजेंद्र बाबू का जो परिवार है वो कैसा था, संभ्रांत यानी प्रतिष्ठित, सम्मानित। और प्रतिष्ठित होने के नाते, सम्मानित होने के नाते और घर के परिवार के परंपरा के अनुसार उन्हें कैसा, एकासन में ही अपना सिर नीचे करके घंटों 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 तक सिर नीचा करके ही बैठना पड़ता था, एकासन में ही बैठना पड़ता था। तो इसका परिणाम क्या हुआ, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वह झुक गई। एक ही आसन में घंटों घंटों तक उन्हें बैठना पड़ता था और इसका परिणाम यह हुआ कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वह इस प्रकार झुक गई कि वह युवती होने के बावजूद भी सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। मतलब जो परिवार की परंपरा है उनका वो पालन करती थी, भले ही वो पालन करते समय उनके शरीर पर उसका असर होता था, लेकिन फिर भी वो परंपराओं का पालन करती थी। तो राजेंद्र बाबू का कहना था अपने पोतियों के बारे में, बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान अपना जीवन व्यतीत करें। जो अन्य लड़कियां हैं जो सादेपन से या सरलता से अपना जीवन बिताती है उसी प्रकार ये भी अपना जीवन बिताए। जो उनकी पोतियां हैं वे खादी के कपड़े पहनती थी और जिन्हें वह स्वयं धोने का काम करती थी। तो उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। बिल्कुल वह अपना काम स्वयं करती थी, सभी काम, कपड़े अपना स्वयं धोना, साबुन, तेल, इनका भी जो उनका खर्च है वह भी सीमा में। आजकल हम देखते हैं अगर गांव का कोई सरपंच भी है तो वह अपने बच्चों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, प्रबंध करते हैं, ये हमें पता है। लेकिन राजेंद्र बाबू एक कांग्रेस के अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रपति होने के बावजूद भी
वह अपने पोतियों को एक सरल सादगी भरा जीवन बिताना चाहते, जीना सिखाते हैं। तो इसीलिए उनका जो खर्च है वह भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। बिल्कुल सामान्य लड़कियों की तरह ही वह अपना जीवन बिताए, इसी प्रकार की सूचना उन्होंने महादेव वर्मा को भी दी थी। ये सफाई करना, झाड़ पोछ करना, गुरुजनों की सेवा करना, यह उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। तो यहाँ हमारा जो ये हिस्सा है, पार्ट दूसरा, वह समाप्त होता है। अगला हिस्सा हम कल देखेंगे। धन्यवाद।